66 दिन हो चुके हैं। दोनों देशों की सेनाएं यूक्रेन के कई शहरों में आमने सामने की भीषण युद्ध लड़ रही है। लेकिन इस बीच दुनिया की नजर एक बार फिर मारिउपोल शहर की तरफ उठ गई है। वो शहर जहां शुरुआत से ही लड़ाई चल रही है। रूस ने इस शहर पर कब्जे का पहले ही दावा कर दिया था, लेकिन वहां अभी भी जबरदस्त जंग जारी है। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह से तबाह करने के लिए रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। और मारिउपोल के डिप्टी मेयर की तरफ से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना का एक टैंक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के एक हिस्से में ताबड़तोड़ गोले बरसाता दिखाई दिया। टैंक से निकले गोले ने सामने खड़ी इमारत के परखच्चे उड़ा दिए। इसके बाद उस टैंक ने उसी जगह से एक दूसरे टारगेट पर गोला दाग दिया। रूसी सेना का वो टैंक यहीं नहीं रुका, बल्कि उसने फिर निशाना साधा और फायर कर दिया। एक के बाद एक दागे गए कई गोलों ने उस जगह की शक्ल बदल कर रख दी। यूक्रेन के मुताबिक रूस अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह धराशायी करना चाहता है, क्योंकि उसे अभी भी यूक्रेन के कुछ सैनिकों के स्टील प्लांट में छिपे होने का शक है और इसलिए रूसी सेना प्लांट पर हमलों को रोक नहीं रही है। हालांकि उसने कई दिन पहले ही मारिउपोल पर कब्जे का ऐलान कर दिया था। और वहां रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ रहे चेचन लड़ाकों के कमांडर रमजान कादिरोव ने इसके लिए अपने लड़ाकों की पीठ भी थपथपाई थी। लेकिन वहां फिर शुरू हुई जंग ने बता दिया कि मारिउपोल पूरी तरह से पुतिन के पंजे में नहीं आया। यही वजह है कि रूस ने अपने बेहद घातक हथियार को भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को तबाह करने में लगा दिया, जिसका एक वीडियो एक दिन पहले सामने आया था, जिसमें रूस का खतरनाक हथियार UR-77 मेचारित अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमला करता नजर आया। पहले ये गरजते हुए प्लांट की तरफ बढ़ा और इसके बाद जैसे ही टारगेट सेट हुआ, रॉकेट दाग दिया गया। स्टील प्लांट की तरफ बढ़ता रॉकेट अपने साथ कई किलो विस्फोटक से भरे एक पाइप को लेकर निशाने की तरफ उड़ गया और विस्फोटक से भरा पाइप जैसे ही टारगेट पर गिरा, वहां एक जोरदार धमाका हुआ और मारिउपोल में रूस के इस मारक हथियार के इस्तेमाल के बाद साफ हो गया कि वहां जंग अभी थमी नहीं है, जिसे रूस की तरफ से जारी एक वीडियो ने भी साबित कर दिया है कि वहां यूक्रेन के कुछ सैनिक अभी भी रूसी सेना से टक्कर ले रहे हैं। और ऐसी ही एक जगह का रूसी सेना ने वीडियो जारी किया, जहां छिपकर यूक्रेन के सैनिक जंग लड़ रहे थे, लेकिन रूसी सेना के भीषण हमलों की वजह से वो उस जगह को छोड़कर भाग गए। जिसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के ही एक हिस्से में बने उस कमरे में रूस के कई सैनिक खड़े दिखाई दिए। वहां कमरे में बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिकों को हेलमेट दिखाई दिए। इस बीच रूस के सैनिकों ने वहां से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने की खुशी में विक्ट्री साइन भी दिखाया। वहीं कमरे में गोलियों के ढेर सारे खोखे और यूक्रेन के एक सैनिक की वर्दी भी दिखाई दी, जबकि कबाड़ के ढेर में बदल गए कमरे में रूस के बाकी सैनिक तलाशी लेते दिखाई दिए। और वहीं युद्ध के 64वें दिन वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की सेना ने रूसी सेना पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। हमले किस इलाके में किए गए इसका पता तो नहीं चल सका है, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें पुतिन की सेना पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई। जो वीडियो जारी किया गया उसमें मिसाइलें लॉन्चर से निकलने के बाद तेज आवाज के साथ अपने टारगेट को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ती दिखाई दी। रूसी सेना पर इस हमले से पहले यूक्रेन की सेना के कुछ ट्रक एक खेत में खड़े दिखाई दिए। उनमें एक ट्रक पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर रखा दिखा। पास में ही एक सैनिक भी नजर आया, जो लॉन्चर से निकलती मिसाइलों से बचने की कोशिश करता रहा। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में भी एक खेत से पुतिन की सेना पर मिसाइल हमले किए गए। मिसाइलें आग उगलती हुई दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए तेजी से बढ़ती दिखी। और उधर यूक्रेन की सेना ने कीव के एक सुनसान इलाके में धमाके कर रूस की बारूदी साजिश को नाकाम कर दिया। रूस की सेना ने राजधानी कीव में दाखिल होते ही वहां के कई इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछा दी थी, जिन्हें सावधानी बरतते हुए यूक्रेन की फौज ने एक सुनसान जगह पर विस्फोट कर उड़ा दिया। इसके बाद वो इलाका धमाकों की गूंज से थर्रा गया। विस्फोट के बाद वहां आग के शोलों के साथ धुएं का काला गुब्बार ऊपर उठता दिखा। कुछ ही देर में इसने वहां के एक बड़े हिस्से को ढक लिया। उसे देखने के बाद ऐसा लगने लगा कि वहां के आसमान पर काले बादलों ने डेरा जमा लिया हो। और वहीं 2 महीने से जारी जंग के बीच यूक्रेन की एक स्पेशल बटालियन पहाड़ी इलाके में अभ्यास करती हुई नजर आई, जहां सेना की टुकड़ी ने गोलियों और बमों के धमाकों से पहाड़ों को थर्रा दिया। जो रूस से लोहा लेने के लिए हर मुमकिन तैयारी में जुटे नजर आए। पहाड़ की ऊंची नीची जमीन पर जब यूक्रेन की सेना के टैंक गरजे तो वहां जोरदार धमाके सुनाई दिए।
सिर्फ यही नहीं, वहां मौजूद सैनिकों को मशीन गन और स्नाइपर चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई। जमीन पर खतरनाक हथियारों को तैयार कर जैसे ही फायर किया गया, वहां उनकी आवाज गूंज गई। यूक्रेन की स्पेशल टुकड़ी में कई महिला सैनिक भी शामिल थी, जिन्होंने बाकी सैनिकों के कंधे से कंधा मिलाकर इस ट्रेनिंग में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और उधर डोनेस्क में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना ने भारी गोलीबारी करने का दावा किया। खबर यह है कि पुतिन की सेना ने डोनेस्क के कई इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिसके जवाब में यूक्रेन के सैनिकों ने भी उन इलाकों में एक के बाद एक कई बम बरसाए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में यूक्रेन के जंगी जहाज आसमान में गरजते दिखाई दिए। इन हमलों की वजह से वहां जमीन में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इसके साथ ही कई जगहों से धुआं उठता हुआ भी नजर आया। यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से में पिछले कई दिनों से भीषण जंग जारी है। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने डोनेस्क के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। और इस बीच यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया से मिली बुश मास्टर बख्तरबंद गाड़ियों ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी। जेलेंस्की की अपील के बाद ऑस्ट्रेलिया ने युद्ध में मदद के लिए यूक्रेन के लिए 20 बुश मास्टर भेज दिए और इनका यूक्रेन की सेना ने इस्तेमाल भी शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें यूक्रेन के सैनिक ऑस्ट्रेलिया से मिली इन बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर जंग के मैदान में मोर्चा संभालते नजर आए। असल में पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया की संसद में दिए भाषण के दौरान जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया से रूस के खिलाफ जंग में मदद की अपील की थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने उन्हें अपनी सेना की सबसे घातक बख्तरबंद गाड़ियों में शुमार बुश मास्टर देने का ऐलान किया। We're going to be sending our armoured vehicles, our Bushmasters as well, and we'll be flying them over there on our C-17. क्योंकि ये बख्तरबंद गाड़ियां अफगानिस्तान और इराक वॉर में अपने पराक्रम से अमेरिकी सेना को भी अपना मुरीद बना चुकी है और 11 टन वजन वाली एक बुश मास्टर बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर 10 सैनिक जंग के मैदान में दुश्मन पर हमला बोल सकते हैं। ये गाड़ियां सैनिकों को लैंडमाइन से भी बचाती है और मशीन गन से दागी गई गोलियां भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यही नहीं, हथियारों से लैस इन गाड़ियों की मदद से दुश्मन पर बम भी दागे जा सकते हैं और एक बार तेल का टैंक फुल होने के बाद ये 3 दिन तक जंग के मैदान में मोर्चे पर डटी रह सकती हैं। उधर अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने सबसे भरोसेमंद टैंक M113 आर्म्ड कैरियर को जंग के मैदान में उतारने का फैसला ले लिया है, जिनकी मरम्मत का काम अमेरिका के इंडियाना प्रांत में मौजूद मिलिट्री कैंपों में शुरू हो चुका है। क्योंकि अमेरिका इन्हें जल्द से जल्द यूक्रेन की मदद के लिए भेजना चाहता है, इसके लिए कई टैंक मिलिट्री कैंप में लाए गए और वहां मौजूद अधिकारियों ने उनके अच्छे तरीके से जांच शुरू की। किसी ने उनके पुर्जे को जांचा तो किसी ने इंजन की ताकत को परखा। इसके बाद जिनमें छोटी मोटी खराबी की शिकायत थी, उन्हें फौरन सही किया गया, जिसके बाद उन टैंकों को ट्रकों में लोड करवाकर यूक्रेन रवाना कर दिया गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इस जंग में हर मोर्चे पर यूक्रेन के साथ खड़े रहने की कसम खाई है। इसलिए उसकी मदद के लिए अमेरिका ने अपने भरोसेमंद टैंकों में एक M113 आर्म्ड कैरियर को यूक्रेन के लिए रवाना कर दिया है, जो कि 1994 में अमेरिका की सेना में शामिल किया गया था। ये उस वक्त के बाकी टैंकों के मुकाबले काफी हल्के थे, लेकिन इनकी ताकत को लेकर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाए। रूस के हमले से खार्किव के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। आरोप यह है कि पुतिन की सेना ने कई रिहायशी इमारतों के साथ कुछ गोदामों पर भी निशाना साधा और उन पर एक साथ कई बम और मिसाइलें गिराईं, जिसकी वजह से खार्किव में जगह जगह भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल की कई टीमों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ दमकल कर्मी आग पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। इस काम में उन्हें कई घंटों का वक्त लग गया। हालांकि आग के पूरी तरह बुझने तक उन गोदामों में रखी सभी चीजें जलकर राख हो चुकी थी। कई गाड़ियां भी इस भीषण आग की भेंट चढ़ गई। बताया गया कि रूस के जंगी जहाज लगातार उन इलाकों पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। और उधर यूक्रेन के जापोरिजिया में रूसी हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। रूसी सेना ने वहां न केवल बम गिराए बल्कि मिसाइलें भी बरसाई, जिसकी वजह से जापोरिजिया के कई इलाके तहस नहस हो गए। रूसी हमले के बाद सामने आई एक तस्वीर में चारों तरफ मलबे का ढेर दिखाई दिया। वहां की ज्यादातर इमारतें पूरी तरह ढह चुकी थी। कुछ मकानों में तो हमले के काफी देर बाद तक आग लगी रही, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारी घंटों डटे रहे। इसके अलावा रूसी सेना ने वहाँ की कई फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया। इन हमलों में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। और इस बीच रूस ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि पोलैंड और बल्गेरिया की गैस सप्लाई बंद करना किसी भी तरह की गैस ब्लैकमेलिंग है। ये भी साफ हो गया है कि पुतिन की शर्तें ना मानने वाले यूरोप के देशों पर अगला एक्शन 15 मई के बाद होगा।
मतलब ये कि यूरोप पर पुतिन के प्रहार की अगली तारीख भी तय है। गैस की सप्लाई इस वक्त यूक्रेन और रूस की जंग में सबसे बड़ा कूटनीतिक दांव बनी हुई है। पुतिन ने साबित कर दिया कि यूक्रेन की जंग में जो भी उनके साथ नहीं है, उन्हें इसकी कीमत भुगतनी होगी। यूरोप की लाइफलाइन को ही पुतिन ने काटने की तैयारी कर ली है। एक्शन तो केवल बल्गेरिया और पोलैंड पर किया, लेकिन इसका असर पूरे यूरोप में हो रहा है। बल्कि जंग के शुरुआती दिनों में तो सोचा यह भी जा रहा था कि अगर रूस से यूरोप के देशों ने गैस खरीदनी भी बंद कर दी तो रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। लेकिन बल्गेरिया और पोलैंड की गैस सप्लाई काटकर पुतिन ने दिखा दिया है कि उनके पास गैस के खरीदारों की कमी नहीं है। क्योंकि पुतिन पहले से कूटनीतिक जंग की तैयारी में थे। रूस ने चीन और भारत के साथ कच्चे तेल की डील पहले से ही कर ली है। ऊर्जा से जुड़ी ये दोनों डील रूस के लिए बेहद अहम है, जबकि यूरोप की कमर तोड़ने वाली है। खबर है कि बल्गेरिया और पोलैंड पर पुतिन का एक्शन पूरे यूरोप की नींद उड़ाने वाला रहा। गैस के लिए रूस पर निर्भर देश अब यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ बोलने से भी घबरा रहे हैं। खबर है कि यूरोप की 4 तेल कंपनियां पहले ही रूस को रूबल में पेमेंट कर चुकी है। यूरोप की 10 तेल कंपनियां ऐसी हैं जो रूस के बैंकों में खाता खुलवा चुकी है, जिसके जरिए रूबल में गैस की पेमेंट की जा सके। यूरोप के कुल 23 देश ऐसे हैं जिन्हें रूस की नेचुरल गैस पाइपलाइन के जरिए पहुंचती है। पाइपलाइन पूरी तरह से रूस के कंट्रोल में है और इनमें ज्यादातर देश नाटो के सदस्य हैं और जो नाटो के सदस्य नहीं भी है उनकी भी जान गैस में ही अटकी है। 2 देश तो ऐसे हैं जहां 100% नेचुरल गैस रूस से ही पहुंचती है। इनका नाम है चेक गणराज्य और लातविया। दोनों नाटो के सदस्य हैं और हर दिन पुतिन को कोसते हैं, लेकिन रूस की ही गैस पर पूरी तरह निर्भर है। हंगरी अपनी जरूरत की 95% गैस रूस से लेता है, जबकि स्लोवाकिया 85%। ये आंकड़े जंग छिड़ने से पहले तक के हैं। बल्गेरिया और पोलैंड की सप्लाई तो काटी जा चुकी है, लेकिन सप्लाई जब तक चल रही थी तब तक बल्गेरिया 75% और पोलैंड 54% गैस की सप्लाई रूस से ले रहा था। फिनलैंड की भी बात की जाए तो फिनलैंड ऐसा देश है जो अभी नाटो में नहीं है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि मई से वो नाटो की सदस्यता लेने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। रूस बार बार इस पर एतराज जता रहा है। फिनलैंड अपनी जरूरत की 67% गैस रूस से लेता है। सबसे दिलचस्प खेल है जर्मनी का। जर्मनी यूरोप का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है। नाटो में भी और यूरोपियन यूनियन में भी जर्मनी का अच्छा खासा दबदबा है, जबकि जंग से पहले तक जर्मनी को रूस का भी दोस्त माना जाता था। और खबर है कि जंग से पहले तक जर्मनी अपनी जरूरत की 66% गैस रूस से लेता था। जंग जब शुरू हुई तब भी नेचुरल गैस की 55% सप्लाई जर्मनी तक रूस से ही आ रही थी। और अब भी जर्मनी ने नेचुरल गैस का रूस से इंपोर्ट बंद नहीं किया है। हाँ, लेकिन दावा जरूर किया है कि ये साल खत्म होने तक रूस से गैस का इंपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया है कि गर्मियां खत्म होने से पहले रूस से गैस की खरीद आधी कर दी जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि जंग छिड़ने के बाद तो जर्मनी ने रूस से गैस की खरीद और भी ज्यादा बढ़ा दी। और यही वो पैसा है जो यूक्रेन की जंग के दौरान भी व्लादिमीर पुतिन की हर नीति को कामयाब बना रहा है। यही वो दाव है जो इस जंग में पुतिन की हर चाल को पूरी तरह सटीक बना रहा है। गैस पर पुतिन के गेम प्लान को पूरे यूरोप को बांट कर रख दिया है। जबकि यूरोपियन यूनियन की एकजुटता उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। यूक्रेन की जंग शुरू होते ही पहला बंटवारा ये हुआ कि यूरोप में कौन सा मुल्क नाटो का सदस्य है और कौन सा मुल्क नाटो का सदस्य नहीं है। दूसरा बंटवारा हुआ रूस के समर्थक और रूस के विरोधियों का। तीसरा बंटवारा हुआ रूस से गैस खरीदने वालों और रूस से गैस नहीं खरीदने वालों का। चौथा बंटवारा हुआ रूस की गैस के लिए रूबल में पैसे देने वालों का और रूबल में पेमेंट से इनकार करने वालों का। पांचवा बंटवारा हुआ रूस से गैस की सप्लाई कम करने और बढ़ाने वाले मुल्कों का। अभी भी ये बंटवारा कम नहीं हुआ। जर्मनी की तरफ यूरोप के देशों का बढ़ता हुआ अविश्वास पुतिन की बड़ी जीत है। खबर है कि यूरोप के कई देशों में गैस की बढ़ती कीमतें हाहाकार पैदा कर चुकी है। महंगाई की वजह से त्राहिमाम है। ऊपर से गैस की अगर किल्लत हो गई तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। कुछ देशों में तो राजनीतिक उठापटक का दौर भी केवल गैस की किल्लत के कारण शुरू हो चुका है। उधर यूक्रेन पर रूस के हमले की एक और बड़ी वजह सामने आई है। बताया यह गया है कि पुतिन की नजर यूक्रेन के सफेद सोने यानी कि लिथियम के भंडार पर है, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक की बैटरियों में किया जाता है।
और यूक्रेन के पास इसका एक बहुत बड़ा भंडार है। माना जा रहा है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। हालांकि 2 महीने पहले यूक्रेन के नाटो देशों से नजदीकी की वजह बताकर पुतिन ने हमला किया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पुतिन का मकसद यूक्रेन के इसी सफेद सोने के भंडार को हथियाना भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि लिथियम आने वाले दिनों में दुनिया के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती होने वाला है, जिसका अकूत भंडार यूक्रेन के पास है। और यूक्रेन में लिथियम का ज्यादातर भंडार उसके पूर्व के डोनबास इलाके में है, जहां कब्जे के लिए रूस की सेना ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि यूक्रेन के एक्सपर्ट्स के मुताबिक वहां के पूर्वी इलाके में करीब 5 लाख टन लिथियम मौजूद है। और अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो यूक्रेन दुनिया के सबसे ज्यादा लिथियम भंडार वाला देश बन सकता है। बताया ये जाता है कि सफेद सोने की ये खान वहां जापोरिजिया, इसके साथ ही यूरोवोहराद और डोनेस्क में सबसे ज्यादा है। लेकिन यूक्रेन में मौजूद इस लिथियम भंडार का अभी तक इस्तेमाल ही शुरू नहीं हो पाया। यानी कि यूक्रेन के पास कीमती लिथियम तो है, लेकिन उसने अभी तक उसका फायदा नहीं उठाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ महीने पहले ही अपने देश के इस कीमती भंडार के इस्तेमाल के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए थे, जिसके लिए उन्होंने 2021 में ऑस्ट्रेलिया और चीन की कंपनियों से यूक्रेन में मौजूद लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर और निकल जैसे खनिजों के भंडार की खोज करने और उन्हें निकालने के लिए करार भी किए। हालांकि युद्ध की वजह से जेलेंस्की के सफेद सोने से यूक्रेन को चमकाने का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है, जिसकी वजह है पुतिन, क्योंकि अगर वो अपने प्लान में कामयाब रहे तो लिथियम के इस भंडार पर भी उनका राज हो जाएगा। हालांकि उनके लिए ये इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी यूरोपियन लिथियम ने यूक्रेन में डोनेस्क और यूरोवोहराद में मौजूद भंडारों से लिथियम निकालने के अधिकार हासिल किए थे। उसी महीने चीन की एक कंपनी ने भी दोनों इलाकों के लिथियम भंडारों के अधिकार पाने के लिए आवेदन किया था। लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले से लिथियम के इन रिजर्व पर काम ही नहीं शुरू हो पाया है। इस साल 24 फरवरी को रूस की सेना ने पुतिन के आदेश पर यूक्रेन के कई शहरों पर हमला बोल दिया, और इसकी वजह बताई गई कि पुतिन यूक्रेन के नाटो देशों के सदस्य बनने की तरफ कदम बढ़ाने से नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि नाटो देशों की सेनाएं उनकी सीमा के नजदीक अपना ठिकाना बना ले। लेकिन अब जो खबर आई वो भी कम चौंकाने वाली नहीं है। कहा जा रहा है कि पुतिन नाटो देशों से दूरी तो चाहते ही थे, मगर इसी बहाने वो यूक्रेन के लिथियम भंडार को भी हथियाना चाहते थे। खुद पुतिन भी यूक्रेन में एक नहीं बल्कि कई गोल पूरे करने की बात कह रहे हैं। В освоении и раскрытии потенциалов всех наших регионов. और इसकी वजह है आने वाले वक्त में चांदी जैसे सफेद मेटल लिथियम की दुनिया भर में बढ़ने वाली भारी मांग, क्योंकि इस धातु का इस्तेमाल बैटरियों बनाने में हो रही है। वही बैटरी जिसका इस्तेमाल आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी होता है। यही वजह है कि क्लीन एनर्जी का भविष्य माने जाने वाले लिथियम के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, क्योंकि लिथियम बैटरियां दूसरी बैटरियों की तुलना में ज्यादा ताकतवर और हल्की होती है। साथ ही लिथियम आयन बैटरियां लेड एसिड बैटरियों की तुलना में ज्यादा लंबे समय तक चलती है, यानी ये ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। लिथियम आयन बैटरियों से लैस इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर को ज्यादा समय तक ड्राइव किया जा सकता है। और अभी दुनिया में करीब 1 करोड़ इलेक्ट्रिक कारें हैं, जिनके इस दशक के अंत तक 14 करोड़ हो जाने का अनुमान है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी लिथियम की इस अहमियत को जरूर समझते होंगे, तभी तो कहा जा रहा है कि यूक्रेन से भी उनकी नजर व्हाइट गोल्ड माने जाने वाले लिथियम पर भी है। हालांकि रूस के पास भी लिथियम का एक बड़ा भंडार है, जो कि करीब 10 लाख टन होने का अनुमान है। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि वो यूक्रेन के लिथियम भंडार के पीछे पड़े हैं? असल में जमीन के नीचे पाए जाने वाले लिथियम को निकालने के लिए खुदाई करनी पड़ती है, जिसके लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल और ड्रिलिंग की जाती है। बताया जाता है कि रूस के पास लिथियम को निकालने के लिए पर्याप्त प्लांट नहीं है, क्योंकि वहाँ उसे निकालना काफी महंगा पड़ता है। यही नहीं, रूस का लिथियम भंडार पूर्वी साइबेरिया जैसे बेहद ठंडे इलाके में है, जहाँ से थोड़ा सा लिथियम निकालने में ही बड़ा खर्च आता है और वो काफी मुश्किल भी होता है। यही वजह है कि पुतिन के जंग छेड़ने के पीछे लिथियम को भी एक वजह बताया जा रहा है। और वहीं 2 महीने से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा रूस अब उसकी ऐसी घेराबंदी करने में जुट गया है कि जेलेंस्की की मददगार यूरोप के देशों को खाने पीने के सामान की कमी से जूझना पड़ सकता है। इसके लिए वो यूक्रेन की सीमा से लगते समंदर में एक चक्रव्यूह रच रहा है।
एक ऐसा चक्रव्यूह जो यूक्रेन के साथ साथ उसके मददगारों की गले की भी फांस बन सकता है। असल में रूस एक एक करके यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहरों को निशाना बना रहा है। एक तरफ रूस की सेना ने यूक्रेन को जमीनी जंग में उलझा रखा है, तो दूसरी तरफ उसने समंदर में भी जाल बिछाना शुरू कर दिया। और रूस के इस चक्रव्यूह का मकसद ये है कि यूक्रेन से निर्यात होने वाली चीजें और वहाँ दूसरे देशों से पहुँचने वाली मदद दोनों को रोक दिया जाए, ताकि जेलेंस्की को जल्द से जल्द झुकाया जा सके। क्योंकि पिछले 2 महीने से जेलेंस्की की सेना ने रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर दी, जिसमें उसे अमेरिका के साथ यूरोप के दूसरे देशों से मिलने वाले हथियारों और दूसरी मदद की बड़ी भूमिका रही। जिसके बाद माना जा रहा है कि पुतिन ने भी अब यूरोप के देशों को भूख से तड़पाने के प्लान पर काम और तेज कर दिया। हालांकि रूसी सेना ने मारिउपोल और बर्दियांस्क जैसे बड़े बंदरगाह वाले शहरों पर कब्जा करके इस प्लान को कामयाब करने की तरफ कदम पहले ही बढ़ा दिए थे। लेकिन कहा जा रहा है कि रूस ने अब एक और बंदरगाह वाले शहर ओदेसा की भी पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। यानी पुतिन की सेना ने यूक्रेन के समुद्री सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया। और यही बात न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि इससे काला सागर से होने वाली यूक्रेन का निर्यात पूरी तरह ठप हो जाएगा। तो यही है पुतिन का यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को भूख से तड़पाने का प्लान। यूक्रेन का निर्यात रुकने से न सिर्फ यूरोप में हालात बिगड़ेंगे, बल्कि दुनिया के कई देशों के सामने भी अपने लोगों तक अनाज और खाने वाला तेल पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। रोटी की टोकरी कहा जाने वाला यूक्रेन गेहूं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है और गेहूं के साथ दूसरी कई चीजें भी वो बड़े पैमाने पर दूसरे देश को भेजता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 20 में यूक्रेन दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा खाद्यान्न निर्यात करने वाला देश था। यही नहीं, 2021 में तो उसका कृषि निर्यात करीब 25% और बढ़ गया, जबकि यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा चिकन निर्यातक देश भी है। इसके अलावा यूक्रेन मक्का और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है। रूस के सरकारी न्यूज चैनल के एक एंकर ने ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी दे डाली। जिस एंकर ने धमकी दी उनका नाम व्लादिमीर सलयोव है, जिन्होंने पुतिन को प्रचारक भी उन्हें माना जाता है। लेकिन अपने इसी एंकर की हत्या की साजिश का रूस ने कुछ दिन पहले दावा किया था और बताया था कि व्लादिमीर सलयोव को मारने की जिम्मेदारी जेलेंस्की ने यूक्रेन के एक आतंकी संगठन को सौंपी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इस दावे के ठीक 2 दिन बाद रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के हेड से बातचीत के दौरान सरकारी न्यूज चैनल के इस एंकर ने टीवी पर ब्रिटेन को धमकी दे दी। मौका था रूस की नई मिसाइल सरमत 2 के सफल परीक्षण का, जिसे व्लादिमीर सलयोव ने ब्रिटेन को उड़ाने की बात कह डाली। सरमत 2 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे पर जाकर तबाही मचा सकती है। बताया गया कि शुरुआती परीक्षण में इस मिसाइल ने करीब 5000 किलोमीटर दूर मौजूद अपने टारगेट का नामो निशान मिटा दिया। रूस के न्यूज एंकर की तरफ से ये धमकी ब्रिटेन को इसलिए दी गई क्योंकि वो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। वहीं रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका बाजी मार सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 महीनों से जारी जंग के बाद भी रूस यूक्रेन को जीत नहीं सका है, या यूं कहें कि पुतिन की सेना जेलेंस्की को घुटने पर लाने में अभी तक नाकाम रही है। और कई इलाकों में यूक्रेन की सेना रूसी सेना को पीछे तक धकेल चुकी है। हालांकि इस जंग में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर सेना के सामने यूक्रेन पिछले 64 दिनों से खड़ा है, जिसकी वजह से अमेरिका को अब ये लगने लगा है कि अगर यूक्रेन को और ज्यादा खतरनाक और आक्रामक हथियारों की सप्लाई की जाए तो वो रूस को अपने इलाकों से खदेड़ सकता है। हालांकि जब 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया था, तो उस वक्त अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस को कमजोर करने के लिए सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। यूक्रेन को अपनी रक्षा करने के लिए कुछ हथियार भी दिए थे। यहाँ तक कि जेलेंस्की के बार बार कहने के बाद भी अमेरिका और नाटो ने युद्ध में उतरने से साफ इनकार कर दिया था। जब जंग में यूक्रेन ने अपने दम पर रूस की सेना का मुकाबला किया और जिस तरह से अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, उसे देखकर कीव का किला बचाने में जेलेंस्की की मदद कर रहे अमेरिका ने भी अपना रुख बदल दिया, जिसके बाद अब अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश यूक्रेन को और ज्यादा आक्रामक हथियार सप्लाई करने में जुट गए, जिसके दम पर यूक्रेन रूस के सामने सीना तान के खड़ा है। यहाँ तक कि अमेरिका को लगता है कि इस जंग में यूक्रेन अपने क्षेत्र की न सिर्फ रक्षा करेगा बल्कि रूस को भी हरा देगा। और अगर ऐसा हुआ तो रूस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा।
अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों का आरोप है कि पुतिन रूस को फिर से सोवियत संघ बनाने में जुटे हैं और इसी वजह से उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया था। लेकिन 2 महीने से जारी जंग के बाद भी पुतिन ज़ेलेंस्की को घुटने पर नहीं ला सके हैं। इसी वजह से रूस दक्षिणी यूक्रेन को जीतने में जुटा है। इसके अलावा वो पूर्वी यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, जबकि अमेरिका रूस के इस विस्तारवाद प्लान पर पानी फेरने के लिए यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की सप्लाई करने में जुटा है, ताकि रूस को रोका जा सके और जंग में यूक्रेन की जगह रणनीतिक तौर पर उसकी जीत हो। ऐसा हुआ तो अमेरिका अपनी सुपर पावर की हैसियत को न सिर्फ बचा पाएगा, बल्कि फिर से वो नाटो के जरिए पूरी दुनिया पर एक तरह से राज भी करेगा। क्योंकि पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए नाटो को बनाया था और 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद भी इस सैन्य संगठन को खत्म नहीं किया गया, बल्कि रूस पर दबाव बनाए रखने के लिए पश्चिमी देशों ने इसका विस्तार किया। यही नहीं, रूस पर नकेल कसने के लिए पोलैंड, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जैसे यूरोपीय देशों को नाटो में जगह तक दे दी गई। इसके बाद यूक्रेन ने भी नाटो में शामिल होने की जिद ठान ली, जो रूस को मंजूर नहीं था, क्योंकि अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाता तो इस सैन्य गठबंधन की सेना उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाती, जो जंग शुरू होने की सबसे बड़ी वजह बनी। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की हथियार कंपनियों को यूरोपीय देशों से करोड़ों डॉलर के हथियारों का ऑर्डर मिलना तय है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जंग खत्म हो जाए, लेकिन इस युद्ध से आने वाले कई दशकों तक यूरोपीय देशों में रूस को लेकर एक भय हमेशा बना रहेगा। डोनेट्स्क इलाके में रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर खलबली मचा दी। रूस ने दावा किया कि उसने एक दिन पहले यूक्रेन के हवाई हमले का बदला चुका लिया और यूक्रेन के सीने पर एक साथ कई जख्म दिए। सामने आई वीडियो में रूसी एयरक्राफ्ट यूक्रेन की जंगी गाड़ियों के ऊपर मंडराते दिखे। मौका मिलते ही उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके निशाने पर थी यूक्रेन की फौज। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। बदले की आग में झुलसता रूस यही नहीं रुका, उसने हवा से खौफ बरसाने की इस कार्रवाई को एक कदम और बढ़ाते हुए यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाने पर ले लिया। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोप विवाद में घिरी अपनी खिलाड़ी का सम्मान किया। उन्होंने 16 साल की इस रूसी खिलाड़ी पर ड्रग्स लेने के आरोप पर सवाल उठाए, जो डोप विवाद की वजह से बीजिंग में इसी साल फरवरी में हुए विंटर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने से चूक गई थी। पुतिन ने साफ किया कि फिगर स्केटिंग में कोई भी खिलाड़ी ड्रग्स की मदद से अपनी परफॉर्मेंस नहीं सुधार सकता। Она выбрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь. असल में विंटर ओलंपिक्स में कमिवो वालीइवा टीम इवेंट में गोल्ड जीत चुकी थी, लेकिन इस जीत के अगले ही दिन पिछले साल दिसंबर में हुए उनके डोप टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, जिसमें उनके पॉजिटिव मिलने का दावा किया गया और उन्हें गोल्ड मेडल सेरेमनी में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। यूक्रेन युद्ध में पुतिन के नए गेम प्लान का पर्दाफाश हो गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों से निपटने के लिए रूस ने खास तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत उसने अब अपने लोगों के लिए राजनयिक पासपोर्ट बनवाने की शुरुआत कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पासपोर्ट जिसका इस्तेमाल करने में कई देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। और खबर है कि रूस का विदेश मंत्रालय इस तरह के करीब 2.25 लाख पासपोर्ट छपवाने का आदेश जारी कर चुका है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि रूसी विदेश मंत्रालय में करीब 15,000 कर्मचारी हैं और उनमें भी सिर्फ 3 में 1 कर्मचारी को ही राजनयिक पासपोर्ट जारी हो सकता है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट इस सवाल का जवाब नहीं तलाश पाई कि पुतिन की अपने लोगों को किन देशों में भेजने की योजना है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक रूसी कानून के तहत वहां की खुफिया एजेंसी एफएसबी के कर्मचारियों को राजनयिक पासपोर्ट दिया जा सकता है, लेकिन वो भी तब जब उन्हें किसी खास मिशन को अंजाम देने के लिए दूसरे देश जाना हो। पुतिन ने यूक्रेन को काला सागर में रूस की ताकत से सावधान किया, तो दूसरी तरफ रूस की तरफ से खतरनाक डॉल्फिन काला सागर में तैनात किए जाने की खबर है, जिसकी जानकारी अमेरिकी सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरों से सामने आई। ऐसी तस्वीरों के आधार पर कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने दावा किया है कि काला सागर में अब रूस की फौज की डॉल्फिन तैनात है। काला सागर में क्राइमिया पर 2014 से ही रूस का कब्जा है। क्राइमिया से दक्षिणी यूक्रेन का तट लगता है, जो रणनीतिक तौर पर रूस के लिए बेहद अहम है। दिखती तो आम डॉल्फिन जैसी ही है, लेकिन होती बेहद खतरनाक है। दावा यह है कि रूस की सेना के लिए काम करने वाली इन डॉल्फिन का सबसे पहला काम होगा दुश्मन की जासूसी करना।
अमेरिका की निजी सैटेलाइट कंपनी ने कुछ तस्वीरें जारी कर इसका दावा किया है। ये ऐसी डॉल्फिन है जिन पर वहां की फौज ने वाटरप्रूफ कैमरा बांधा हुआ था। ऐसा कैमरा जिसमें समुद्र में होने वाली हर हलचल को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी जा सके। यूक्रेन के लिए खतरा केवल ये डॉल्फिन नहीं है, बल्कि ब्रिटेन का दावा तो ये है कि काला सागर में रूस की 20 से ज्यादा सबमरीन है और जहाजों का ऐसा जाल है कि वहां रूस की ताकत को कम करके आंकना बहुत बड़ी गलती साबित होगी। खास तौर पर ब्रिटेन ने ये चेतावनी तब दी जब एक दिन पहले ही यूक्रेन ने स्नेक आइलैंड पर कब्जे का दावा किया था। इसके बाद ही दावा किया जाने लगा कि काला सागर में रूस की ताकत कम हुई है। स्नेक आइलैंड को रूस के समुद्र में कम होते दबदबे का सबूत माना जा रहा था। हालांकि रूस की नौसेना ने मॉस्को के डूबने के बाद से ही अपनी मौजूदगी बढ़ा दी थी। खबर है कि जिस जगह पर मॉस्को डूबा उसके पास तो रूस की नौसेना एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जहाज का मलबा ढूंढने के लिए चला रही है। और खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर केवल हथियारों से नहीं बल्कि साइबर हमला भी किया, यानी रूस यूक्रेन में हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है। पहले भी खबर आ चुकी है कि रूस ने यूक्रेन की कुछ बड़ी कंपनियों की वेबसाइट हैक की है। और माइक्रोसॉफ्ट ने जो रिपोर्ट रिलीज की उसमें भी कुछ ऐसा ही दावा किया गया, जिसमें ये कहा गया कि रूस यूक्रेन में हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है। मतलब एक ऐसा युद्ध जो केवल हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ा जाता है, क्योंकि हाइब्रिड वॉर में जनता की सोच बदलने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए फैलाई जाती है अफवाहें या यूं कहे कि फेक न्यूज, जिसका सबसे अहम जरिया होते हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया। और ये बताया कि कैसे यूक्रेन को हाइब्रिड वॉर में झोंक दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस के 6 एजेंट यूक्रेन में हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है, जिन्होंने करीब 237 ऐसे साइबर अटैक किए हैं जिनसे आम लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा। यही नहीं, ये दावा भी किया गया है कि कई बार साइबर अटैक और आर्मी ऑपरेशन दोनों साथ साथ हुए, जिसके लिए यूक्रेन पर 1 मार्च को हुए हमले का जिक्र किया गया और बताया यह गया कि कैसे उस दिन एक न्यूज चैनल पर साइबर अटैक हुआ था, जिसके साथ ही रूस ने ऐलान किया कि यूक्रेन का संचार व्यवस्था को चौपट कर देगा। यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि रूस के एजेंट ने जो साइबर अटैक किए उनमें 32% यूक्रेन सरकार की संस्थाओं पर किए गए, जबकि 40% साइबर अटैक उन संस्थाओं पर हुए थे जो यूक्रेन की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से जुड़ी थी और आर्मी से इनका सीधा संबंध था। कि माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट ये कह रही है कि रूस की तैयारी यूक्रेन को मानसिक तौर पर कंगाल करने की थी, जिसके लिए उसके एजेंट कई सालों से तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस साल की शुरुआत में वो ज्यादा एक्टिव हो गए। यही नहीं, दावा किया गया कि 24 फरवरी के बाद रूस के एजेंट सुपर एक्टिव हो गए और उन्होंने युद्ध शुरू होने के तीसरे हफ्ते में ही उन्होंने न्यूक्लियर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का जरूरी डेटा चुरा लिया। हैरानी की बात तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कुछ साइबर अटैक नाटो देशों पर भी हुए, यानी यूक्रेन ने हाइब्रिड वॉर में नाटो देशों को भी नहीं बख्शा। इस बीच ब्रिटेन ने एक बड़ा दावा ये किया है कि रूस की मिसाइलों में उनके देश में बनी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका पर्दाफाश किया और ये बताया कि यूक्रेन में रूस जिन क्रूज मिसाइलों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है उसमें ब्रिटेन में डेवलप की गई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेशन जेड नाम से तैयार की गई इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस की क्रूज मिसाइलों में जो इलेक्ट्रॉनिक चिप और स्विच बोर्ड लगाए गए हैं वो ब्रिटेन में बनाए गए हैं। तो क्या यूक्रेन से जंग में रूस के खिलाफ खड़ा ब्रिटेन अब तक दिखावा कर रहा है? क्या यूक्रेन को तबाह कर देने वाली रूसी मिसाइलों को ब्रिटेन से ताकत मिल रही है? रिपोर्ट की माने तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी तकनीक को किसी और के जरिए रूस तक पहुंचाया जा रहा है। और इसका शक जताया जा रहा है चीन की कंपनियों पर। वही चीन जो हमेशा रूस के साथ खड़ा दिखाई देता है। यूक्रेन युद्ध में भी चीन ने रूस के हमलों को कभी गलत नहीं ठहराया। तो उसी चीन पर अब ब्रिटेन ये शक जता रहा है कि वहीं से उसकी तकनीक रूस तक पहुंची, क्योंकि चीन की कंपनियों ने ब्रिटेन से वो तकनीक खरीदी थी, लेकिन अब वो रूस तक जा पहुंची। यानी पहले मिसाइल में लगने वाली इलेक्ट्रॉनिक चिप और स्विच बोर्ड ब्रिटेन से खरीदे गए, इसके बाद उन्हें चीन लाया गया और फिर उन्हें रूस पहुंचा दिया गया और रूस अब उसी तकनीक का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रहा है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी साफ कर दिया कि उनका देश इसे लेकर गंभीर है और वो ऐसे कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं जिससे आगे रूस को उनकी कोई भी तकनीक नहीं मिल पाए।
उधर यूक्रेन की जंग में ढेर हो चुके रूस के टैंकों की गिनती 1000 के करीब पहुंच चुकी है। एक ही दिन में यूक्रेन ने रूस के 31 टैंकों को ढेर करने का दावा किया है। हैरानी की बात यह है कि रूस के कई टैंकों के पुर्जे तो हमले के बाद उड़ते हुए इमारतों की छतों तक पहुंच गए, जिनकी तस्वीरें कई जगहों से सामने आ चुकी है। एक घर की 5वीं मंजिल से टैंक के पुर्जे बरामद हुए तो किसी इमारत की दूसरी मंजिल से इसी तरह के पुर्जे मिले। जो पुर्जा इतनी ऊंचाई तक उड़ता हुआ गया वो टैंक का टरट है जो टैंक के ऊपर लगा होता है, जो रूस का ही नहीं बल्कि हथियारों में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों का ध्यान खींच रहा है। हर कोई ये देखकर हैरान है कि आखिर हमले के बाद किसी टैंक का पुर्जा 50 फीट की ऊंचाई तक उड़ता हुआ कैसे जा सकता है। उससे भी बड़ी हैरानी यह है कि हर धमाके में टैंक का केवल टरट ही क्यों उड़ता हुआ दिखता है। कुछ जानकारों ने दावा यह किया है कि जब टैंक के अंदर तापमान बढ़ता है तो दबाव भी बढ़ता है। यह दबाव बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजने लगता है। यूक्रेन ने दावा किया है कि पुतिन की सेना उसके भ्रमजाल में ऐसी फंसी कि उसके सैकड़ों टैंक और एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। रूस और यूक्रेन की जंग की एंट्री तीसरे महीने में हो चुकी है और रूस की भारी भरकम सेना अब तक यूक्रेन को हरा नहीं पाई है। उल्टा यूक्रेन के दावों को सुनकर तो ऐसा लगा कि पुतिन की आर्मी ज़ेलेंस्की के भ्रमजाल में फंस चुकी है। यूरो एशिया न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यूक्रेन ने 26 अप्रैल तक रूस के 800 टैंक, 170 एयरक्राफ्ट और करीब 20,000 सैनिकों की मारने का दावा किया है। लेकिन यूक्रेन का ये कहना है कि उसने भी रूस को कांटे की टक्कर दी और उसे जीतने नहीं दिया। ये तो सभी को पता था कि रूस के पास हथियारों की ऐसी खेप है जिसके आगे कोई दुश्मन ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। लेकिन यूक्रेन ने कहा कि रूस के बड़े बड़े हथियारों और मिसाइलों को उसकी छोटी मिसाइलों और हथियारों ने धूल चटा दी। उसने इससे जुड़े बड़े बड़े दावे भी किए और कहा कि पुतिन पिछले हफ्ते ये घोषणा करना चाहते थे कि उन्होंने यूक्रेन पर बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि यूक्रेन ने चुपके से चाल चली और कामिकाज़े ड्रोन की मदद से रूस की सेना की नाक में दम कर दिया। और आपको बता दें कि अपने हथियारों को छिपाने के नए नए तरीके इस बार ढूंढे जा रहे हैं और अब तक रूस की सेना अपने हथियार छिपाने के लिए एक ऐसे कैमोफ्लेज यानी कि एक ऐसी शीट का इस्तेमाल कर रही थी जो उन्हें इंफ्रारेड और दुश्मन के रडार से बचाकर रख रही थी। जानकारी ये मिली है कि रूस की सेना का ये कैमोफ्लेज एक सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई है जो हथियारों को ऊपर से कवर करती है। ये मटेरियल टैंकों को थर्मल रेडिएशन से बचाता है। यही नहीं, इसका रंग टैंकों के रंग से इतना मिलता जुलता होता है कि दुश्मन की नजरें धोखा खा जाती है। यूक्रेन से जंग में रूस के बेहद कमजोर होने का दावा किया गया। अमेरिका की द सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज नाम की एक रिसर्च संस्था से जुड़े रक्षा मामलों के कुछ जानकारों का ये मानना है कि यूक्रेन युद्ध ने रूस को कई साल पीछे धकेल दिया है और उन्होंने ये दावा किया कि आगे आने वाले कई सालों तक रूस की फौज कोई जंग नहीं लड़ पाएगी क्योंकि यूक्रेन से युद्ध में उसे इतना नुकसान पहुंचा है कि रूस को अपनी सेना के लिए हथियार और उसकी जरूरत का दूसरा सामान बनाने में कई साल लग जाएंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पुतिन के लिए डोनबास की लड़ाई भी अब मुश्किल होने वाली है क्योंकि रूसी फौज के पास जरूरी हथियार कम होते जा रहे हैं। इस पर जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का साथ दे रहे यूके के रक्षा मंत्री ने एक दिन पहले बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस और यूक्रेन की सेनाएं अब लगभग एक दूसरे के बराबर पहुंच चुकी है। यूएन की संस्था IAEA ने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट में खतरे की घंटी बजा दी। एक दिन पहले ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अध्यक्ष ने चेर्नोबिल प्लांट पर रूस के कब्जे को बेहद खतरनाक बताया था और कहा था कि रूस की साजिश चेर्नोबिल प्लांट को बम से उड़ाकर पूरे यूरोप को तबाह करने की थी। और अब उन्होंने एक और डराने वाली बात कह दी। IAEA के अध्यक्ष ने कीव के दौरे पर बयान दिया कि यूएन की एजेंसी को ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुसने देना चाहिए क्योंकि यूरोप का ये सबसे बड़ा पावर प्लांट खतरे की लाल बत्ती की तरह है। मतलब IAEA के अध्यक्ष यूक्रेन को सावधान कर रहे हैं। ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस की सेना ने जंग की शुरुआत में ही कब्जा कर लिया था। वहां पर हुए हमले और उसके बाद लगी भयानक आग आज भी सबको याद है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस से कहा था कि वो वहां हमला ना करे क्योंकि इसके नतीजे केवल यूक्रेन को नहीं बल्कि रूस को भी भुगतने पड़ेंगे। ये डर अब भी बरकरार है। ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले अपना खौफ दुनिया को दिखा भी दिया था। Прямо сьогодні вони запустили 3 ракети проти України так, जिसके बाद IAEA के अध्यक्ष ने इच्छा जाहिर की कि वो ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाना चाहते हैं।
खबर आ रही है। बीएसएफ ने अमृतसर के पास भारत पाकिस्तान सीमा पर एक ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन का इस्तेमाल नशे की तस्करी के लिए किया जा रहा था। बीएसएफ ने एक क्वाड्राकॉप्टर ड्रोन को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि ड्रोन चीन से लिया गया था। ये बहुत ही अहम खबर है इस लिहाज से क्योंकि बीएसएफ ने अमृतसर के पास भारत पाकिस्तान सीमा पर एक ड्रोन को मार गिराया है और ये तस्वीरें भी वहां की सामने आ गई है। ड्रोन का इस्तेमाल नशे की तस्करी के लिए किया जा रहा था। बीएसएफ ने एक क्वाड्राकॉप्टर ड्रोन को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन चीन से लिया गया था। भारत पाकिस्तान सीमा पर इस ड्रोन को गिराने की तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर ये ड्रोन इस तरह से गिराया गया है और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है न्यूज 18 पर वो ये कि बीएसएफ ने, जी हाँ, बीएसएफ ने अमृतसर के पास भारत पाकिस्तान सीमा पर ये ड्रोन मार गिराया। धमकाने का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है, जिसकी वजह है पुतिन। क्योंकि अगर वो अपने प्लान में कामयाब रहे तो लिथियम के इस भंडार पर भी उनका राज हो जाएगा। हालांकि उनके लिए ये इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी यूरोपियन लिथियम ने यूक्रेन में डोनेस्क और यूरोवोहराज में मौजूद भंडारों से लिथियम निकालने के अधिकार हासिल किए थे। उसी महीने चीन की एक कंपनी ने भी दोनों इलाकों के लिथियम भंडारों के अधिकार पाने के लिए आवेदन किया था। जंग को 64 दिन हो चुके हैं। दोनों देशों की सेनाएं यूक्रेन के कई शहरों में आमने सामने की भीषण युद्ध लड़ रही है। लेकिन इस बीच दुनिया की नजर एक बार फिर मारिउपोल शहर की तरफ उठ गई है। वो शहर जहां शुरुआत से ही लड़ाई चल रही है। रूस ने इस शहर पर कब्जे का पहले ही दावा कर दिया था, लेकिन वहां अभी भी जबरदस्त जंग जारी है। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह से तबाह करने के लिए रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। और मारिउपोल के डिप्टी मेयर की तरफ से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना का एक टैंक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के एक हिस्से में ताबड़तोड़ गोले बरसाता दिखाई दिया। टैंक से निकले गोले ने सामने खड़ी इमारत के परखच्चे उड़ा दिए। इसके बाद उस टैंक ने उसी जगह से एक दूसरे टारगेट पर गोला दाग दिया। रूसी सेना का वो टैंक यहीं नहीं रुका, बल्कि उसने फिर निशाना साधा और फायर कर दिया। एक के बाद एक दागे गए कई गोलों ने उस जगह की शक्ल बदल कर रख दी। यूक्रेन के मुताबिक रूस अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह धराशायी करना चाहता है, क्योंकि उसे अभी भी यूक्रेन के कुछ सैनिकों के स्टील प्लांट में छिपे होने का शक है और इसलिए रूसी सेना प्लांट पर हमलों को रोक नहीं रही है। हालांकि उसने कई दिन पहले ही मारिउपोल पर कब्जे का ऐलान कर दिया था। और वहां रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ रहे चेचन लड़ाकों के कमांडर रमजान कादिरोव ने इसके लिए अपने लड़ाकों की पीठ भी थपथपाई थी। लेकिन वहां फिर शुरू हुई जंग ने बता दिया कि मारिउपोल पूरी तरह से पुतिन के पंजे में नहीं आया। यही वजह है कि रूस ने अपने बेहद घातक हथियार को भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को तबाह करने में लगा दिया, जिसका एक वीडियो एक दिन पहले सामने आया था, जिसमें रूस का खतरनाक हथियार UR-77 मेचारित अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमला करता नजर आया। पहले ये गरजते हुए प्लांट की तरफ बढ़ा और इसके बाद जैसे ही टारगेट सेट हुआ, रॉकेट दाग दिया गया। स्टील प्लांट की तरफ बढ़ता रॉकेट अपने साथ कई किलो विस्फोटक से भरे एक पाइप को लेकर निशाने की तरफ उड़ गया और विस्फोटक से भरा पाइप जैसे ही टारगेट पर गिरा, वहां एक जोरदार धमाका हुआ और मारिउपोल में रूस के इस मारक हथियार के इस्तेमाल के बाद साफ हो गया कि वहां जंग अभी थमी नहीं है, जिसे रूस की तरफ से जारी एक वीडियो ने भी साबित कर दिया है कि वहां यूक्रेन के कुछ सैनिक अभी भी रूसी सेना से टक्कर ले रहे हैं। और ऐसी ही एक जगह का रूसी सेना ने वीडियो जारी किया, जहां छिपकर यूक्रेन के सैनिक जंग लड़ रहे थे। लेकिन रूसी सेना के भीषण हमलों की वजह से वो उस जगह को छोड़कर भाग गए, जिसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के ही एक हिस्से में बने उस कमरे में रूस के कई सैनिक खड़े दिखाई दिए। वहां कमरे में बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिकों को हेलमेट दिखाई दिए। इस बीच रूस के सैनिकों ने वहां से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने की खुशी में विक्ट्री साइन भी दिखाया। वहीं कमरे में गोलियों के ढेर सारे खोखे और यूक्रेन के एक सैनिक की वर्दी भी दिखाई दी, जबकि कबाड़ के ढेर में बदल गए कमरे में रूस के बाकी सैनिक तलाशी लेते दिखाई दिए। और वहीं युद्ध के 64वें दिन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सेना ने रूसी सेना पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। हमले किस इलाके में किए गए इसका पता तो नहीं चल सका है, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें पुतिन की सेना पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई। जो वीडियो जारी किया गया उसमें मिसाइलें लॉन्चर से निकलने के बाद तेज आवाज के साथ अपने टारगेट को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ती दिखाई दी।